बेटा सबसे पहले तुम लोग ये देखो कि तुम लोग का एक क्वेश्चन था कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आपको लिखाया था कि पूर्ण प्रतियोगिता है क्या और अपूर्ण प्रतियोगिता है क्या। तो हमने लिखाया था कि पूर्ण प्रतियोगिता किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या बाजार व्यवस्था की वह अवस्था होती है जहां क्रेता और विक्रेता की संख्या असंख्य होती है। ठीक है, ऐसे बाजार में वस्तु और सेवाओं में समरूपता पाई जाती है। ठीक है, और जिसके कारण बाजार मूल्य जो है स्थिर होते हैं। ऐसे बाजार की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों को होती है, जिसके कारण बाजार गतिशील होते हैं। इसके ठीक विपरीत हमने लिखाया था आपको कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है। तो अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार वैसे बाजार को कहा जाता है जहां क्रेता और विक्रेता की संख्या सीमित होती है। सीमित का मतलब होता है जहां एक लिमिट में रहता है। ऐसी बाजार व्यवस्था में क्या होती है कि वस्तु और सेवाओं में विभिन्नता पाई जाती है। विभिन्नता का मतलब है कि हम ये कलम बेच रहे हैं, प्रेमा ये कलम बेच रही है, ये कलम बेच रही है, सब अलग अलग चीज को लेकर बेचते हैं। ठीक है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि एक ही तरह कलम लेकर हम लोग सब बेचते हैं। तो ऐसे बाजार में क्या हमने देखा कि वस्तु और सेवाओं में विभिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण बाजार मूल्य जो है वो मांग के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। बाजार में यदि ज़्यादा मांग हो गई वस्तु की तो उसका मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा, और यदि मांग कम हो गई तो उसका मूल्य क्या होगा, गिर जाएगा। ऐसे बाजार की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी ना तो क्रेता को होती है और ना ही विक्रेता को होती है, जिसके कारण बाजार गतिहीन होते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को पहला क्वेश्चन था कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, अपूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता में हमको क्या लिखना है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होती है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या असंख्य होती है। अपूर्ण में क्या लिखना है कि अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्रेता और विक्रेता की संख्या क्या होती है, सीमित होती है। ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार मूल्य जो होता है, वस्तु और सेवा का बाजार मूल्य जो होता है वह स्थिर होता है, और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, मांग के अनुसार घटते बढ़ते रहता है। तीसरा हम लोग अंतर क्या लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु और सेवाओं में समानता पाई जाती है। समानता समझिए इक्वलिटी, एक ही तरह की वस्तु और सेवा को हम लोग बेचते हैं। और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं में विभिन्नता पाई जाती है। चौथा पॉइंट हम लोग क्या अंतर दिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता गतिशील होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की जो बाजार होती है ना वो गतिशील होती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता की जो बाजार होती है वो कैसी होती है, गतिहीन होती है। ठीक है, पांचवा क्या लिखेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की समस्त गतिविधियों की जानकारी क्रेता और विक्रेता दोनों को होती है, और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि बाजार की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी ना तो क्रेता को होती है और ना ही विक्रेता को होती है। ये हो गया पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या अंतर है। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन लिखी थी, देखो कुल आगम क्या है, बहुत सिंपल है। कुल आगम इसको कहते हैं टोटल रेवेन्यू। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित कीमत पर, समझिए एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ता द्वारा या विक्रेता द्वारा जितनी वस्तु और सेवाओं की मात्रा को बेचा जाता है और उससे जो कुल धन प्राप्त होते हैं, उस कुल राशि को हम लोग क्या कहते हैं, कुल आगम कहते हैं। जैसे मान लो कि ये कलम हम बेचिए, कितना, मान लो कि इस कलम का दाम हम 10 रुपये रखें और हम 50 को कलम बेच दिए। तो एक निश्चित कीमत कितना है मेरा, 10 रुपये, और वस्तु की मात्रा कितनी है, 50 को। तो 10 रुपये के दर से 50 कलम को बेचने के बाद जो धन राशि हमको प्राप्त हुई, कितना धन राशि मिलेगी, 500 रुपये मिलेगी। ये 500 रुपये जो मेरा हो गया वो क्या हो गया, टोटल रेवेन्यू हो गया, कुल आगम हो गया। अब यहाँ पे तीसरा आपका क्वेश्चन था कि औसत आगम क्या है। तो औसत आगम क्या होता है कि किसी अर्थव्यवस्था में एक जब कोई भी उपभोक्ता, ठीक है, या उत्पादक कुल आगम में से वस्तु की प्रत्येक इकाई को भाग दे देता है और उसका जो भागफल आता है वही क्या होता है, औसत आगम होते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन था, उसके क्या क्वेश्चन, देखो नियंत्रित कीमत और संतुलित कीमत, याद रखो दो कीमत होती है। तो नियंत्रित कीमत क्या होती है कि कभी कभी अर्थव्यवस्था के बाजार में कीमत में लगातार वृद्धि हो जाती है। तो लगातार जब वृद्धि होती है तो इस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कुछ कठोर कदम उठाए जाते हैं ताकि उस मूल्य वृद्धि को रोका जा सके। इस प्रकार सरकार द्वारा उठाए गए इस प्रकार के कठोर कदमों को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग नियंत्रित कीमत कहते हैं।
और संतुलित कीमत क्या हो गया कि किसी भी बाजार में एक निश्चित मूल्य पर जितनी वस्तु की मांग हम लोग करते हैं और जितनी वस्तु की आपूर्ति यदि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगी, ना तो मूल्य बढ़ेगा और ना मूल्य घटेगा, बल्कि मूल्य स्थिर रहेगा। तो ऐसे मूल्य को हम लोग स्थिर कीमत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, किन किन विधियों द्वारा हम लोग जो है मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। हम लोग में सरकार किन किन विधियों द्वारा मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। देखिए होगी आप लोग, कभी कभी क्या होता है कि प्याज जो है मार्केट में 10 रुपये किलो से सीधे 80 रुपये हो जाता है, 90 रुपये हो जाता है, 100 रुपये हो जाता है। टमाटर देखती होगी इसी तरह 10 रुपये से सीधे 100 रुपये हो जाता है। मिर्च देखती है कितना हो जाता है, नींबू देखते तो खैर तो ये सब खाद्य पदार्थ है, ये जो कच्चा पदार्थ है जिसकी कीमत में वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में आम उपभोक्ता, बहुत सारे उपभोक्ता जो है इस तरह के खाद्य पदार्थ से वंचित हो जाता है, वो खरीद नहीं पाता क्योंकि उसके पास उतने पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है कि इस प्रकार के मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए वह कई तरह के उपाय करती है, कई तरह की विधियां को अपनाती है। तो क्या विधियां अपनाती है, तो सबसे पहले वह क्या करती है, सरकार वस्तु और सेवाओं का मतलब न्यूनतम कीमत निर्धारित कर देती है कि इतना रुपया में हम बेचेंगे, इससे ज्यादा कीमत में हम बेचेंगे नहीं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि वस्तु और सेवाओं में टैक्स, वस्तु और सेवाओं का जो है ना टैक्स में वो सरकार कमी या वृद्धि करती है। यदि वस्तु और सेवा की मांग बाजार में बहुत ज्यादा होगी तो टैक्स को बढ़ा देगी, बढ़ा जैसे देखिए मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा, लोग मांग नहीं करेगा। और यदि नहीं मांग हो रही तो क्या करेगी, टैक्स वो घटा देगा, टैक्स जैसे घटा देगा तो क्या होगा, कीमत घट जाएगा, तब लोग उसको खरीदेगा। तो सरकार द्वारा कर में परिवर्तन करके, उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आपने लिखा कि सरकार द्वारा वस्तु और सेवाओं का राशनिंग करके, जो पॉइंट हम शायद आप लोग को नहीं मेंशन किए हैं, तो राशनिंग करके। चौथा, वस्तु और सेवाओं, ठीक है, वस्तु और सेवाओं की उत्पादन में वृद्धि या कमी करके। तो ये सब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा सरकार जो है मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर सकती है।